हेलो फ्रेंड, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और दोस्तों, ये जो सेशन है हमने लिया है मध्यकालीन इतिहास से। जो टॉपिक है प्रथम मुस्लिम आक्रमण, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बगैर देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। प्रथम मुस्लिम आक्रमण। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण या अरबों का प्रथम आक्रमण कह सकते हैं आप, कि अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अरब में कौन सा धर्म उस समय चल रहा था जब प्रथम आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, 5 से 70 ईस्वी में मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म होता है। ये कहाँ होता है दोस्तों? मक्का में होता है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में होता है। तो इन्हीं को हम क्या, इस्लाम धर्म के संस्थापक कहा जाता है। मोहम्मद साहब को जो थे, जो मक्का में जिनका जन्म हुआ था, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं 622 ईस्वी में। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। माता का नाम दोस्तों क्या था? अमीना था। और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा और फातिमा की जिससे शादी हुई थी, इनके जो दामाद थे वो उनका नाम था अली। तो अली जो उनके दामाद थे मोहम्मद साहब के, और उनकी पुत्री का नाम फातिमा था, माता का नाम अमीना। तो इनकी जो शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो एक विधवा के साथ हुआ जिसका क्या नाम, खदीजा। खदीजा नाम की महिला के साथ में इनका विवाह होता है, जो कि एक विधवा थी मोहम्मद साहब का। दोस्तों 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में, कहाँ, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये एक नए धर्म की शुरुआत करते हैं जिसको हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो इस्लाम धर्म है का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान है। कौन सा? कुरान ग्रंथ है, जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। कौन? मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं। इसी सन में मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तो उसी सन को दोस्तों इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इनके उत्तराधिकारी और मुस्लिम के गुरु को क्या कहा जाने लगा? खलीफा कहा जाने लगा। अब जो उत्तराधिकारी होते हैं तो उनको दोस्तों क्या है? खलीफा। तो जो खलीफा का पहला पद जो था वो एक धार्मिक पद था दोस्तों। कैसा? धार्मिक पद था। धीरे धीरे बाद में ये एक राजनीतिक पद भी बन गया कि कहीं का कोई शासक ऐसा होता था वो इस खलीफा से अनुमति प्राप्त करता था। तो ये था दोस्तों अरब में जो हमारा इस्लाम धर्म चल रहा था। उसी समय दोस्तों क्या होता है, उसके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम बात कर लेते हैं कि सबसे प्रथम जो आक्रमण किसने किया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी किसी ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था। तो इस पे दोस्तों क्या है कि जो सिंध पे आक्रमण करता है। तो दोस्तों पहले हम सिंध के बारे में जान लेते हैं। सिंध जो राजा था, सिंध का जो राजा था दायर। तो यहाँ पे दोस्तों किसका शासन था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो शासन था दोस्तों, यहाँ पर राय वंश का शासन चल रहा था। राय वंश का शासन दोस्तों चल रहा था। जो यहाँ के राजा थे वो राय शासी द्वितीय का शासन था। किसका? राय शासी द्वितीय का शासन था। और जो दायर के पिता थे चच, दायर के पिता का नाम क्या था? चच थे, जो कि इनके मंत्री हुआ करते राय द्वितीय के। और इन्होंने इस राय शासी द्वितीय की हत्या कर दी
और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। कौन? चच। और इसकी जो रायसासी जो की विधवा के साथ में ये विवाह भी कर लेते हैं। तो दोस्तों उस समय जो सिंध का जो क्षेत्र था जिसपे रायसासी द्वितीय का शासन चल रहा था, जिसपे चच नामक एक मंत्री थे जो रायसासी की हत्या करके स्वयं राजा बन जाते हैं। तो उस समय जो पूरा सिंध जो था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। इसकी जो राजधानी थे एलोर थी। राजधानी क्या थी दोस्तों? एलोर थी। तो यहाँ पे चच नामक राजा बन जाते हैं। तो चच जो थे इनके 2 पुत्र थे। चच के 2 पुत्र थे। एक का नाम था दायर और दूसरे का नाम था दाहर सियर। तो ये 2 पुत्र थे दोस्तों। तो जब चच की मृत्यु हो जाती है तो चच का जो भाई था दोस्तों चंदर गद्दी पे बैठता है और इसको क्या करते हैं, जो दाहिर था वो इसको हराकर और स्वयं राजा बन जाता है। तो दाहिर क्या है? राजा बन जाता है और सिंध क्षेत्र को क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है और आधे भाग पे स्वयं शासन करता है और आधे भाग को अपने भाई को दे देता है, दाहिर सियर को शासन सौंप देता है। तो दोस्तों उस समय ये सिंध का जो था राजा दाहिर शासन कर रहा था, उसके आदेश से उसका भाई शासन कर रहा था। तो यहाँ पे जो था दोस्तों, तो सिंध क्षेत्र का जो राजा दायर था, यहाँ की जनता इसको पसंद नहीं करती थी और यहाँ पे काफ़ी संसाधन बहुत असीमित थे, बहुत कमी थी और लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उसी समय दोस्तों क्या होता है, खलीफा उमर के समय में भी सबसे पहले भारत पे आक्रमण होता है। तो खलीफा उमर के समय सबसे पहला जो आक्रमण होता है 636 ईस्वी में होता है। सबसे पहला अगर आक्रमण हम करें भारत पे अरबों के द्वारा किया गया, सबसे 636 ईस्वी में होता है। तो ये प्रथम अरब आक्रमण कहाँ होता है? ये थाना में होता है। कहाँ होता है? थाना यानी बम्बई में। ये बम्बई में कहाँ से? समुद्री जलमार्ग द्वारा सबसे पहला अरब आक्रमण होता है 636 में। उस समय खलीफा जो थे वो उमर थे, 636 ईस्वी में होता था। दूसरा जो राजा उस समय, इसके बाद दोस्तों क्या है, इराक का जो राजा था अल हजाज था। अब क्या है, अल हजाज ने क्या किया, खलीफा उमर से अनुमति मांगी और सिंध पर आक्रमण करने के लिए उसने अनुमति मांगी और वो आक्रमण करने के लिए अपने दामाद को भेजता है। तो दामाद कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि तत्कालिक कारण क्या था कि सिंध पर आक्रमण करने का, तो अगर तत्कालिक कारण जानना चाहें तो तत्कालिक कारण दोस्तों क्या था कि श्रीलंका से कुछ जहाज़ों पर कुछ औरतों, बच्चों और पुरुषों को कहाँ भेजा जा रहा था? अरब में भेजा जा रहा था। तो समुद्र में देवल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं ने उन जहाज़ों को लूट लिया। जो डाकू थे वो दाहिर यानी सिंध क्षेत्र के डाकू थे और उन औरतों और बच्चों को उन्होंने कैद भी कर लिया और सारे सामान भी लूट लिए। जब ये बात अल हजाज को पता चलती है तो वो बहुत क्रोध होता है और राजा दायर से कहता है कि उन डाकुओं को दंड दे और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसका मुझे हर्जाना दे। मगर दायर जो था उसने साफ इनकार कर देता है, कोई नहीं देता है। तो ये क्या करता है, अल हजाज आक्रमण करने की योजना बनाता है और सबसे पहला जो आक्रमण करता है वो किसके नेतृत्व में करता है? प्रथम जो आक्रमण होता है उबदेला के नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला आक्रमण होता है। इसके बाद दूसरा जो आक्रमण होता है जो कि पराजय हो जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है दार के द्वारा। दूसरा जो आक्रमण होता है उबदेल के द्वारा, किसके? बुरदल के द्वारा। बुरदल के द्वारा दोस्तों आक्रमण होता है और राजा दाहिर जो होता है इसकी भी हत्या कर देता है। तीसरा जो आक्रमण होता है दोस्तों
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन जो कासिम था वो अल हजाज का दामाद था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम और दायर के बीच में 20 जून, दोस्तों कब, 20 जून को दायर से युद्ध होता है, जिसमें दायर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दायर की जो रानी थी जिसका नाम रानी बाई था, रानी बाई ने क्या किया, युद्ध किया रानी बाई, और बाद में ये भी पराजित हो जाती है और ये बाद में क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो जौहर दोस्तों क्या होता है, जौहर जब राजपूतों की या सेनापति या शासकों की, राजाओं की जब जो रानियां होती थी वो जान लेती हैं कि उनके जो पति हैं युद्ध क्षेत्र में हार चुके हैं, तो क्या है, शत्रु द्वारा उनको पकड़ ना लिया जाए, उनके संग कुछ गलत व्यवहार ना किया जाए, तो इससे पहले वो क्या है, अग्नि में कूद कर अपनी आत्महत्या कर लेती थी। इसी को हम जौहर के नाम से जानते। तो उन्होंने क्या कर लिया, जौहर कर लिया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो दायर का पुत्र होता है जय सिंह, दायर का पुत्र जो होता है जय सिंह, वो कहाँ का राजा था, ब्राह्मणाबाद, कहाँ का, ब्राह्मणाबाद का पे शासन कर रहा था। इसने भी 3-4 साल तक अरबों का सामना किया। अरबों बाद में क्या, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है दोस्तों। और ये इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि 7 से 15 और 16 में क्या हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों क्या है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु पे भी 2 विवरण प्राप्त होते हैं कि आखिर उसकी मृत्यु कैसे होती है। तो अगर एक पहला अगर विवरण हम देखते हैं तो दायर की 2 पुत्रियां थीं, दायर की 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम सूर्या था और दूसरी का नाम परमल देवी। इनको दोस्तों क्या है, कासिम ने इनको पकड़कर कहाँ, अरब में किसके पास, खलीफा वालिद के पास भेजा, खलीफा वालिद के पास भेजता है। और जब ये दोनों पुत्रियां खलीफा वालिद के पास पहुंचती हैं और ये कहती हैं कि जो कासिम है उसने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किया है और उसके बाद आपके पास उसने भेजा, ये बात खलीफा को बर्दाश्त नहीं होती है और वो क्या, कासिम को बुलाकर और उसकी हत्या कर देता है। एक तो विवरण ये मिलता है। दूसरा विवरण दोस्तों ये मिलता है कि 7 से 14 ईस्वी में जो खलीफा वालिद थे इनकी मृत्यु हो जाती है। खलीफा वालिद की मृत्यु हो जाती है 7 से 14 ईस्वी में दोस्तों। इसके बाद खलीफा वालिद के भाई सुलेमान खलीफा बनते हैं, सुलेमान। और सुलेमान का जो था, सुलेमान अल हजाज का शत्रु था, अल हजाज का शत्रु था। और इसी के लिए, क्योंकि अल हजाज से दुश्मनी थी और जो कासिम जो था वो अल हजाज का दामाद था, इसलिए वो उसको दंड देने के लिए कासिम को बुलाता है और उसे मेसोपोटामिया की जेल में डाल देता है, जहां कारागार में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो ये था दोस्तों, अरब आक्रमण इस तरह से होता है। और अरबों को जो प्रथम आक्रमण होता है दोस्तों, तो इसका कोई स्थायी महत्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय तक अरब इन क्षेत्रों पर राज्य नहीं कर सके। पर दोस्तों क्या होता है कि उसी समय क्या है, हमारे ब्रह्मगुप्त द्वारा जो ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडक, जिनका अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो अरबी द्वारा जो 2 सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खंडक, इन 2 ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होता है। और एक पंचतंत्र है दोस्तों, इसका भी अरबी भाषा में अनुवाद अरबों द्वारा किया जाता है। पंचतंत्र का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया जाता है। एक ब्रह्म सिद्धांत का किया जाता है, खंड खंडक का भी किया जाता है। दोस्तों जो हमारे अरब आक्रमण का हमको कहाँ से स्रोत, कहाँ से मिलता है कि अरबों ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो इसका जो स्रोत है दोस्तों चचनामा ग्रंथ से मिलता है। चचनामा ये पुस्तक, ये ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों अगर हम पूछ लें आपसे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसी एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपसे हम पूछूं कि ये चचनामा का
फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फारसी में अनुवाद दोस्तों अली कूफी के द्वारा किया गया था। अली कूफी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया है, पर इसके जो मेन लेखक हैं वो अभी तक अज्ञात हैं। तो ये अज्ञात किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है, और इसका अगर फारसी में अनुवाद पूछा जाए तो अली कूफी के द्वारा किया गया है। इसी से हमें दोस्तों क्या है, अरबों के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो अरब आए और भारत पे सबसे पहले आक्रमण इन्होंने किया है। आगे दोस्तों जब अरबों के बाद दोस्तों तुर्क आक्रमण होता है, तो तुर्कों में दोस्तों सबसे पहले क्या है, गजनवी वंश का आक्रमण होता है। तो जो गजनवी वंश था ये कहाँ, तुर्किस्तान से आए थे। ये एक तुर्क थे और ये मुसलमान ही थे। तो प्रथम तो तुर्क आक्रमण के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो तुर्क ये थे, ये तुर्क पश्चिमी चीन की एक जनजात थे। पश्चिमी चीन की एक जनजात थे। बाद में इस जनजात ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो गजनवी वंश की हम बात कर लेते हैं। तो गजनवी वंश क्या, इस वंश की जो शुरुआत होती है अल्पतगीन ने की थी। तो इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन ने की थी, इस वंश की शुरुआत अल्पतगीन ने की। इसके बाद अल्पतगीन का एक दास था दोस्तों, अल्पतगीन का एक दास था, और वो दास उसका दामाद भी था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। किसका नाम था? उसके दास का। अल्पतगीन का जो दास था और दामाद था उसका नाम सुबुक्तगीन था। और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों क्या है, वो शासन संभालता है। तो अल्पतगीन की ये प्रथम तुर्क था जिसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। दास सुबुक्तगीन के मरने के बाद उसके बेटे महमूद गजनवी ने 998 से 1030 ईस्वी तक राज्य संभाला। तो दोस्तों ये तो गजनवी वंश के बारे में है कि अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आया। सुबुक्तगीन जो कि उसका दास और दामाद था। तो 962 में अल्पतगीन तुर्की राज की स्थापना करता है। उसका दामाद जो सुबुक्तगीन 977 में उसकी हत्या करके स्वयं राजा बन जाता है। और सुबुक्तगीन की दोस्तों क्या है 997 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसका बेटा होता है महमूद गजनवी, ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और जो महमूद गजनवी जो था, दोनों दोस्तों आपसे पूछूं, ये सुन्नी मुसलमान था। तो सुन्नी मुसलमान था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से राजा उस समय कहाँ पर शासन कर रहे थे। तो ये नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करें मुल्तान पर और सिंध पर किसका आक्रमण राज्य था, तो सिंध और मुल्तान पर अरब लोगों का शासन चल रहा था। अरब लोगों का शासन चल रहा था उस समय मुल्तान और सिंध पर। अगर हम काबुल की बात करें, काबुल पंजाब पर शाहिया वंश का, किसका, शाही वंश का शासन चल रहा था। कहाँ पर? काबुल और पंजाब पे। यहाँ का अगर हम बात करें, शाही वंश का जो शासक थे वो जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल थे। क्या नाम थे? एक तो जयपाल था और आनंदपाल और त्रिलोचन पाल, ये 3 शासक होते हैं जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। और ये काबुल और पंजाब पे शासन कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों कश्मीर में उस समय उत्पल राजवंश था। कश्मीर में किसका शासन था? उत्पल राजवंश शासन कर रहा था। और उत्पल वंश का राजा शासन, उसमें जो एक दिद्दा नामक शासका हुई, क्या दिद्दा नामक शासका होती है, जो कि एक स्त्री होती है, इसका शासन था उस समय। दोस्तों अगर हम बात करें लोहार वंश, दिद्दा के बाद दोस्तों क्या होता है, लोहार वंश की स्थापना होती है कश्मीर में। तो लोहार वंश शासन कर रहा होता है। और जिसका राजा संग्राम राय ने स्थापना की थी, लोहार वंश की संग्राम राय ने स्थापना की थी। कन्नौज पे दोस्तों प्रतिहार राजवंश का शासन था। कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन था। नोट करते रहिए, कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय कन्नौज पे किस राजवंश का शासन था? प्रतिहार राजवंश का शासन था। जिसमें दोस्तों वत्सराज, नागवट द्वितीय और प्लस राजपाल, ये इन लोगों ने शासन किया।
अगर हम मालवा से पूछ लें तो मालवा में दोस्तों किसका शासन चल रहा था? मालवा में दोस्तों मालवा, तो मालवा में दोस्तों परमार वंश का शासन था। परमार वंश का शासन था दोस्तों। तो परमार वंश का जो शासक अगर राजा पूछे तो भोज था। और बुंदेलखंड में दोस्तों चंदेल वंश था। बुंदेलखंड में दोस्तों किसका शासन था? चंदेल वंश का था, चंदेल वंश का। और इसका जो शासक था विद्याधर था। वहीं अगर गुजरात में पूछें तो चाणक्य राजवंश था। गुजरात में उस समय किसका शासन था? चाणक्य राजवंश था, चाणक्य राजवंश का। और इसका जो राजा था दोस्तों यहाँ पर ये मूलराज प्रथम ये शासक था उस समय। तो ये था हमारा राजनीति के विवरण की कौन किस जगह पर शासन कर रहा था जिस समय महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। तो हम क्रमशः देखते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा क्या। तो जब महमूद गजनवी दोस्तों क्या है गद्दी पर बैठता है 998 ईस्वी से 130 ईस्वी तक ये राज संभालता है। महमूद ने क्या है दोस्तों 3 उपाधियां धारण की। तो सबसे पहले उसे 2 उपाधियां दोस्तों खलीफा के द्वारा दी गई। खलीफा के द्वारा 2 उपाधियां दी गई। तो पहली उपाधि यामिनी, दोस्तों नोट कर लें, यामिनी उल दौला, जिसका अगर हम अर्थ पूछ लें यामिनी उल दौला का नाम अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ ये इसका अर्थ होता है। जो एक उस समय जो खलीफा थे उन्होंने इसको उपाधि थी यामिनी उल दौला। इसको एक दूसरी उपाधि और दी गई थी जिसका नाम था यामिनी उल मिल्लाहा। तो यामिनी उल मिल्लाहा इसका जो होता है मुसलमानों का संरक्षक। इसका जो अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो ये दोनों उपाधियां दोस्तों क्या है खलीफा के द्वारा उसको प्रदान की गई। और महमूद गजनवी ने एक उपाधि और धारण की थी सुल्तान की। तो सुल्तान की तो पूछ लिया जाता है दोस्तों सुल्तान की सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की थी? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई थी। दोस्तों हमारे एक लेखक होते हैं हेनरी इलियट, जिन्होंने बताया हेनरी इलियट ने ही बताया कि महमूद गजनवी के द्वारा ही 17 बार आक्रमण किए गए थे। जो हमें 17 बार आक्रमण का जो स्रोत हमें प्राप्त होता है वो हेनरी इलियट के द्वारा प्राप्त होता है। 1001 ईस्वी में पंजाब शासक जयपाल पर आक्रमण करता है दोस्तों। कौन? 1001 ईस्वी में क्या है ये पंजाब का जो शासक था जयपाल पर आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी में। और ये जयपाल की हार हो जाती है और इससे आहत होकर क्या करता है जो जयपाल जो था दोस्तों ये आत्महत्या कर लेता है, जो कि पंजाब का शासक था। और इसके बाद इसका जो पुत्र था वो आनंदपाल है वो राजा बनता है। और आनंदपाल के बाद दोस्तों त्रिलोचन पाल राजा बनता है। और त्रिलोचन पाल की भी 1021 में मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी क्रमशः इन पे भी आक्रमण करता है। इसके बाद दोस्तों वो मुल्तान पर भी आक्रमण करता है। मुल्तान पर जो आक्रमण करता है दोस्तों ये उस समय राजा फतेह दाऊद था। राजा क्या था? राजा फतेह दाऊद शासन कर रहा था, फतेह दाऊद। और ये भी इसकी भी पराजय हो जाती है उस समय दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये कन्नौज पे आक्रमण करता है। कन्नौज पे जो आक्रमण करता है तो उस समय जो राजा था राज्यपाल था। और राज्यपाल दोस्तों घबरा कर क्या है भाग जाता है राज छोड़कर। इससे क्या है नाराज होकर इससे जो पड़ोसी जो राजा थे वो नाराज हो जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड का जो राजा चंदेल वंश शासक था के राजा जो विद्याधर थे ये नाराज हो जाते हैं और ये एक संघ बनाते हैं, राजाओं का संघ बनाते हैं विद्याधर। और ये राज्यपाल की क्या कि इनकी कायरता के कारण राज्यपाल की हत्या कर देते हैं विद्याधर, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। इसलिए क्या है कि विद्याधर एक संघ बनाते हैं और सबसे पहले क्या राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। और जब महमूद गजनवी ये संघ के द्वारा आक्रमण करता है संघ पे तो क्या है कि युद्ध रात में क्या है विद्याधर भी
रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं, जिसके कारण इन्होंने राज्यपाल की हत्या की थी, युद्ध के मैदान से भाग गए थे। तो वही प्रदर्शन क्या किया, विद्याधर ने भी प्रदर्शन किया और ये रातों रात ही गायब हो जाते हैं। आगे दोस्तों, जब 1025 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, 1025 ईस्वी में चाणक्य शासक भीम प्रथम द्वारा आक्रमण करता है। महमूद गजनवी गुजरात पे आक्रमण करता है। तो गुजरात पे उस समय चाणक्य राजवंश का शासन था और उस समय जो राजा था भीम द्वितीय था, और इसको भी पराजय कर देता है और ये सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है दोस्तों। और यहाँ से क्या है दोस्तों, ये सोना चांदी भरकर अपने देश वापस चला जाता है। इसके बाद दोस्तों 1027 में जब ये यहाँ से वापस जा रहा था, तो इसके जो सामान को जाटों के द्वारा लूट लिया गया था कुछ, तो उनको सबक सिखाने के उद्देश्य से क्या है, महमूद गजनवी 1027 ईस्वी में भी 17वां आक्रमण करता है। और ये सब 17वां आक्रमण दोस्तों किस पे होता है, जाटों पे होता है, और वो जाटों को सबक सिखाकर फिर वापस चला जाता है। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो जो महमूद गजनवी के द्वारा जो 17 बार आक्रमण किए गए, तो उसका दोस्तों जो उद्देश्य था वो यहाँ से धन लूटने का था, और जो दूसरा अगर उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पर यहाँ पर रहकर राज्य या क्षेत्र विस्तार का कोई ऐसा उसका उद्देश्य नहीं था। तो दो ही उद्देश्य थे कि सबसे पहले क्या, कि भारत में आकर युद्ध करके यहाँ जो सोना चांदी है, हीरे जवाहरात, इनको लूट कर अपने यहाँ ले जाना। दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म का इसमें प्रचार प्रसार करना। तो महमूद ने दोस्तों 17 बार आक्रमण किए। तो प्रथम आक्रमण जिसने पेशावर में जयपाल की हार हो जाती है। 16वां आक्रमण ये क्या करते, 16वां आक्रमण जो गुजरात पे करता है, सोमनाथ मंदिर पे करता है। जो सोलंकी राजा थे भीम प्रथम को भी पराजित कर देता है दोस्तों। आगे 17वां आक्रमण दोस्तों ये क्या करता है, 1087 में सिंध के जाटों पर आक्रमण करता है, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर जा रहा था वापस, तो रास्ते में जाटों के द्वारा उसके सामान को लूट लिया जाता है। तो इसी सबक सिखाने के लिए 117वां आक्रमण करता है। महमूद के अनुसार चंदेल वंश का जो विद्याधर था भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो दोस्तों कहा, महमूद गजनवी ने अगर किसी राजा की प्रशंसा की तो वो किसकी की थी, चंदेल राजवंश के शासक विद्याधर की। दोस्तों कहा जाता है कि विद्याधर ने एक कविता लिखकर महमूद गजनवी को भेजी थी, और जिसे पढ़कर महमूद गजनवी बहुत खुश हुआ था। और इससे खुश होकर क्या करते, महमूद गजनवी ने उसे कुछ राज्यों कुछ किलों का राज्य सौंप दिया था। किसको, विद्याधर को। और उसी के द्वारा विद्याधर महमूद गजनवी के अनुसार उस समय चंदेल वंश का जो शासक था विद्याधर, ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। महमूद के लेखक अलवर्नी ने किताब उल हिंद एक पुस्तक लिखी, क्योंकि दोस्तों क्या है, पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनवी के साथ में कौन विद्वान भारत आया था। तो वो जो विद्वान था वो अलवर्नी था। ये किसके साथ आया था, ये दोस्तों महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो ये उसी के साथ में आया था। और ये अरबी फारसी का बहुत प्रकांड विद्वान था, और उसने यहाँ आकर कई ग्रंथों का अनुवाद करता है दोस्तों। और ये भारत के बारे में विभिन्न तरीके से वर्णन भी करता है। तो अलवर्नी जो था खीवा नामक स्थान का रहने वाला था। खीवा नामक स्थान का रहने वाला था दोस्तों, जो कि ख्वारिज़म में पड़ता है। कहाँ, ख्वारिज़म में पड़ता है। और इसने दोस्तों क्या, किताब उल हिंद एक लिखी, और जिसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक थी तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। और जो दोस्तों महमूद का अगर दरबारी इतिहासकार कौन था, महमूद का जो दरबारी इतिहासकार उतबी था दोस्तों। पूछ लिया जाता है आपसे कि जो दरबारी कब कौन था, उतबी था। जिसकी किताब थी किताब उल यामनी। इसकी जो किताब लिखी इसने किताब उल यामनी थी, उतबी के द्वारा लिखी गई। फिरदौसी ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी वो शाहनमा लिखी है। शाहनमा जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी है। फ़ारसी भाषा में तो शाहनमा से किसके बारे में जानकारी मिलती है, हमें कश्मीर के बारे में
जानकारी मिलती है। कश्मीर के बारे में इसमें वर्णन किया गया शाहनवा में, और जो कि फारसी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। दोस्तों एक पुस्तक और लिखी जाती है, एक किताब उल सुबक्तगीन है, यामिनी, एक किताब लिखी जाती है यामिनी उल सुबक्तगीन। ये लिखी जाती है दोस्तों बैहाकी के द्वारा, बैहाकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। तो दोस्तों गजनी की जो मौत 1030 में हो जाती है, कहाँ हो जाती है दोस्तों? अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में ही दोस्तों क्या इसका एक मकबरा है। अलबर्नी पहला व्यक्ति था जिसने पुराणों को पढ़ने वाला अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। कौन? अलबर्नी था। आगे दोस्तों देखते हैं, अगर हम द्वितीय तुर्क आक्रमण की बात करें तो द्वितीय तुर्क आक्रमण दोस्तों ये किसने किया था? गौरी के द्वारा किया गया था। तो 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। तो दोस्तों जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था दोस्तों इसका, जो कि ये कहाँ का शासक था? ये गौर वंश का शासक था। गौर क्षेत्र दोस्तों कहाँ? ये गजनवी के क्षेत्र में ही था। और ये गौर एक छोटा सा राज्य था गजनवी, यहाँ पे गजनी राजवंश था, वहीं के अंतर्गत ये गौर राजवंश था। और जो संसवनी राजवंश के शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे, किस? संसवनी राजवंश के शासक। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी, इसका अगर नाम हम दूसरा भी है कि मोहजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये इसका दूसरा भी नाम है दोस्तों। और इस हिसाब से 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में ये सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय पर इसने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास हराया। किसने? भीम द्वितीय ने हराया दोस्तों, जो उसकी सोलंकी वंश का था शासक। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय की माता जो नायका देवी थी, इन्होंने इस युद्ध क्षेत्र में इसका साथ दिया था भीम द्वितीय का, और जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो भीम द्वितीय को ही दोस्तों मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों 1198 ईस्वी में गौरी ने भटिंडा के किले पर हमला किया और ये इसकी जीत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है किसके बीच? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान, जिसी को तृतीय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तृतीय से नाम, और गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि गौरी की इसमें हार हो जाती है। गौरी वापस अपने गौर क्षेत्र लौट जाता है। दूसरा दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में दोस्तों, गौरी फिर आता है, और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो दोस्तों ये हार हो जाती है। इसमें दोस्तों दो विवरण हमको देखने को मिलते हैं कि जब अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज चौहान की जो हार होती है उसके बाद क्या होता है, तो इसमें दोस्तों मिन्हाज सिराज के द्वारा क्या कथन है। मिन्हाज सिराज कहता है कि युद्ध क्षेत्र के बाद ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। चौहान की इसी युद्ध के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं अगर हम हसन निजामी का कथन पढ़ें तो हसन निजामी दोस्तों क्या कहता है कि जो चौहान को क्या है अजमेर ले जाया गया, और जहां दोस्तों क्या पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके कुछ समय बाद उसको षड्यंत्र के केस में के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि ये द्वितीय मथी सबसे सत्य प्रतीत होता है, जो हसन निजामी के द्वारा बताया गया है दोस्तों, जहाँ की बाद में उसकी हत्या होती है। दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज को दोस्तों क्या है अजमेर पर शासन करने, इसकी अधीनता में, गौरी की अधीनता में, इसलिए अजमेर पर शासन करता है गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र होता है दोस्तों। आगे दोस्तों एक युद्ध और होता है चंदावर की लड़ाई में।
1194 ईस्वी में, जो कि गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। दोस्तों कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दोस्तों दुश्मनी थी, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी के द्वारा 1192 ईस्वी में जब चौहान पर आक्रमण करता है तो जयचंद ने इसकी कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि दोस्तों जो इसकी बहन थी संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने भगा ले जाता है और स्वयं विवाह कर लेता है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ाई चल रही थी। इसके वजह से क्या है, जयचंद ने इसकी कोई मदद नहीं की। बाद में इसने मदद नहीं की तो इसको भी गौरी का सामना करना पड़ा, जिसमें कि इसकी हार हो जाती है। ये कहाँ का, कन्नौज का शासक होता है जयचंद, और इसकी भी हार हो जाती है। 1194 में गौरी ने भारत का नियंत्रण अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। दोस्तों गौरी ने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित की और दूसरी तरफ क्या, कलमा लिखवाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित करवाई, तो वो कौन, गौरी था, जिसने अपनी सिक्कों पे गौरी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित कराई और दूसरी तरफ कलमा लिखवाया। दोस्तों 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है, जिसे जब यहाँ से ये वापस जा रहा होता है तो खोकर जनजात द्वारा, एक लड़ाकू जनजात थी खोकर जिसे बोलते हैं, खोकर जनजात द्वारा क्या, गौरी की हत्या कर दी जाती है। तो गौरी के दोस्तों कुछ दास और सेनापति थे, जिसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी था, एक नसरुद्दीन कुब्चा भी था। तो कई दास थे उसके, जो कि उसके जीते हुए साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों जो लाहौर का क्षेत्र जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आ जाता है। वहीं दोस्तों जो बख्तियार खिलजी था, इसने क्या, पूर्वी भारत की तरफ आक्रमण करता है, ये बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लेता है। किस पे, बिहार और बंगाल पे अधिकार कर लेता है। और इस तरह से दोस्तों क्या, नालंदा विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया, जला दिया था, जब ये बिहार बंगाल होते हुए अधिकार कर लेता है। और ये अपने लखनौती को अपनी राजधानी बनाता, कौन, बख्तियार खिलजी। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है और वहाँ से शासन करता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। जो हम मध्यकालीन इतिहास में हम गुलाम वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहता है। दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया है दोस्तों। तो इस तरह अगर हम बात करें 1192 मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए। तो ये देखो दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्या, ये एक सिद्ध पुरुष थे जो कि अजमेर में बस गए। आगे दोस्तों अब यहीं पे ख़त्म होता है ये सेशन हमारा। आगे हम गुलाम वंश शुरू करेंगे दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म और पाषाण कालीन इन पे हमने वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसकी हमने लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप वहां से देखना चाहें तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही, अगले किसी सेशन में फिर मिलते हैं। आज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।